जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार किरण ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दर्पण। दर्पण में मुख्य टॉपिक जो हमारा होगा वो दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब एवं उनकी स्थितियां। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी कंफ्यूजन भरा टॉपिक है, लेकिन इसको हम कुछ मिनटों में इस समस्या का समाधान करेंगे इसी टॉपिक में। चलिए हम लोग दर्पण के बारे में कुछ जानते हैं, बेसिक्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। इसका नाम है दर्पण। देखिए, दर्पण का निर्माण जो होता है ना वो एक गोले से होता है। किस चीज से होता है? गोले से। दर्पण मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। एक दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। और दूसरे दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। इसका इंग्लिश नेम है कनकेव मिरर। ये एक इसका निर्माण किस चीज से होता है? एक गोले से होता है। इसका निर्माण किस चीज से होता है? एक गोले से होता है। जब इस गोला को हम काटते हैं दोनों दर्पणों का निर्माण होता है। इधर है उत्तल दर्पण। क्या चीज है? उत्तल दर्पण। और इधर है अवतल दर्पण। ये सब बातें आप जानते होंगे, ये सब बेसिक टॉपिक्स हैं। अब इसमें मेन बात आता है, इसमें कलई किधर से होता है? कलई किधर से होता है? तो कलई इसमें अंदर की ओर होगा। किधर होगा? अंदर की ओर इसका कलई होता है। इसमें कलई किधर से होगा? इसका बाहर से कलई होगा। किधर से होगा? बाहर से होगा। अब हम इन दोनों दर्पणों का नाम जान चुके हैं। एक का नाम है उत्तल दर्पण और एक का नाम है अवतल दर्पण। अब एक चीज आप लोग हर हमेशा ध्यान रखिए, अभी हम देख रहे हैं एक का कलई अंदर से है, एक का कलई बाहर से है, लेकिन हम बाद में भूल जाएंगे कि किसका कलई किधर से था। कलई मतलब समझिए पेंटिंग। क्या होता है? पेंटिंग। तो पेंटिंग बाहर से क्या, जैसे कि हम लोग दर्पण में आईना देखते हैं तो उसके पीछे से कलई रहता है ना, कलई नहीं रहेगा तो चेहरा दिखेगा ही। तो वही चीज है, अवतल है एक उत्तल है, एक में कलई बाहर की ओर है, एक में है अंदर की ओर। ये हम भूल जाएंगे, तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा उपाय है। ध्यान रखें, उत्तल दर्पण में कलई जो होता है वो अंदर की ओर होता है। जब इसकी हम परिभाषा की बात करेंगे तो और बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे। एक चीज याद रखिए, ये इसका परावर्तक सतह है। बाहरी फेस को क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। जिस साइड से प्लेन रहेगा उसको परावर्तक सतह बोले। इसमें देखिए अंदर से प्लेन है, इसको परावर्तक सतह बोले। यदि आपसे इसका डिफिनेशन पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं, उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ। कैसा रहे? उठा हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। जब अवतल दर्पण की हम बात करेंगे तो इसमें बोलेंगे गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। याद नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तो याद रखिए, उत्तल में परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? उठा हुआ। अवतल में परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा। ठीक है, नहीं याद रहा, एक चीज और याद कर सकते हैं, उत्तल ऊ से है मतलब उठा हुआ है। उत्तल ऊ से है मतलब उठा हुआ है। क्या चीज है? उठा हुआ है। अब तो याद रहेगा, जो बच गया धसल ऊ अवतल हो जाएगा। उत्तल मतलब उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उठल है उसको उत्तल बोलेंगे, जिसका धसा हुआ है उसको हम अवतल बोलेंगे। समझे? इस बात को समझ चुके हैं? तो आइए अब हम ये दर्पण के बारे में हम छोटा सा बेसिक जाने, उत्तल अवतल के बारे में। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब की ओर। किस ओर बढ़ने वाले हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसकी क्या स्थितियां हैं, उन स्थितियों के बारे में हम आप लोग के साथ अब चर्चा करेंगे। देखते रहिए, कुछ मिनटों में आपका ये कंफ्यूजन वाला सवाल का समाधान यूं ही हो जाएगा। आइए देखते हैं। इसमें ज्यादा जो स्थितियां जो एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो पूछा जाता है अवतल। किसमें पूछा जाता है? अवतल। कम स्थितियां जो है वो उत्तल में पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे किस दर्पण की? अवतल दर्पण की। किस दर्पण की चर्चा करेंगे? अवतल दर्पण की। आइए अवतल दर्पण की ओर हम बढ़ते हैं। उसके ये हम लोग क्या देखने वाले हैं? अवतल। अवतल दर्पण। अच्छा एक चीज बताइए, ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? पता नहीं कौन सा दर्पण है। अरे अभी ना बताए हैं अवतल दर्पण है। देखिए, अवतल दर्पण में कलई किधर से होता है? बाहर की ओर होता है। किधर की ओर होता है? बाहर की ओर होता है। एक बेसिक बात हम और जानेंगे, ये दर्पण जो होता है किसका भाग होता है? गोला का भाग होता है। किसका भाग होता है? गोला। आप लोग पढ़े होंगे कि गोला में केंद्र होता है, इसमें त्रिज्या होती है। इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। अब इसको जब हम ऐसे से घुमा लेंगे डॉट डॉट की सहायता से, आपको ये समझ में आ रहा है ये गोला का भाग है। किसका भाग है? गोला का ये भाग है। देखिए यहाँ पे सेंटर होगा, इसको हम मिला लेते हैं। तो एक चीज याद रखिए, ये मुख्य ये सेंटर हो गया, मतलब इसको हम बोलते हैं वक्ता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र।
ये जो है जिसको हम आर बोले हैं, तो यहाँ पे भी आर है, इसको हम लोग नाम देंगे वक्रता त्रिज्या। क्या नाम देंगे? वक्रता त्रिज्या। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखना है कि ये और ये, इसको दर्पण मुख्य अक्ष, दर्पण को जहां पे काटते हैं उसको हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। हिंदी में बोले तो ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। अब एक चीज इसमें है कि इन दोनों का जो बीच का बिंदु होगा ना, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। क्या नाम देते हैं? फोकस। एक चीज यहां से निकलता है, यहां से यहां तक को हम लोग क्या नाम देते हैं? आर। यहां से यहां तक का क्या नाम है? आर। क्या नाम है? आर। ठीक है। ई तो आधा है, एफ। एफ कितना है? आधा है। तो आधा करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। तो यहीं पर से निकल जाता है, जब भी हमको एफ का मान ज्ञात करना हो तो एफ बराबर क्या फॉर्मूला निकलता है? आर बाई, एफ बराबर आर बाई 2। एफ बराबर आर बाई 2। आप लोग इसको याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आएगा। बताइए किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो इसका फोकस दूरी बताएं। वक्रता त्रिज्या क्या दिया? 40। मतलब आर का वैल्यू दे दिया है 40, तो हमको बताना है एफ का मान। तो एफ बराबर से लगाएंगे आर बाई 2, 40/2 बराबर आ जाएगा 20 कट के। समझ में आया? तो ये छोटा छोटा सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको हम बेहद ढंग से अच्छे तरीके से याद करके रखेंगे। आइए, ये छोटी मोटी बातें हैं। अब प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे की ओर जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो ये जो टॉपिक हमारा होगा वो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। लास्ट में कहां तक गया? अनंत तक गया। तो ये बातें अनंत तक गई। तो अब यहाँ पे हम वस्तु रखेंगे और उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, अब एक चीज ध्यान रखना है, ये केंद्र है, मान लेते हैं केंद्र, ये केंद्र है सी। ठीक है, ये फोकस, ये ध्रुव है। इसमें कई सारी स्थितियां हैं। अवतल दर्पण है, आप लिख देते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है, जब वस्तु को हम कहां रखते हैं? अनंत पर। जब वस्तु को हम कहां रखें? अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब सीधे बनेगा फोकस पे। कहां बनेगा? फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। देखिए, फोकस हो गया। अब अगला स्थिति देखिए, जब हम अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में कोई वस्तु को डालें। कहां पे डालें? अनंत और वक्ता केंद्र के। ध्यान से देखते रहिएगा, इधर उधर ध्यान जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। केंद्र और अनंत के बीच जब हम वस्तु को डालें, इसका प्रतिबिंब जो है वो केंद्र और फोकस के बीच बन जाएगा। ध्यान से देखते रहिए। एक स्टेप हम ऊपर से इधर जा रहे हैं और एक स्टेप इधर से हम इधर आ रहे हैं। अगला आता है केंद्र। जब कोई वस्तु को हम केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो केंद्र पर ही बनता है। कहां बनता है? केंद्र पर ही बनता है। अगला स्थिति में देखते हैं, जब वस्तु को हम केंद्र और फोकस के बीच रखें। कहां रखें? केंद्र और फोकस के बीच, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो एक स्टेप इधर घसकेंगे तो अनंत और केंद्र के बीच बन जाएगा। ठीक है, कहां बन जाएगा? अनंत और केंद्र के बीच बन जाएगा। ठीक है, अब जब हम वस्तु को फोकस पे रखें, कहां पे रखें? वस्तु को फोकस पे, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा। एक स्थिति इसमें और आता है, जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। कहां पे रखेंगे? वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब जो है वो हर हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। ये तो हम पोजीशंस की बात कर रही है, कहां पे वस्तु रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। अब हम बात करेंगे कैसा बनेगा। किस चीज की बात हम करेंगे? कैसा बनेगा। तो सबसे पहले इधर का दो जो होगा ना, इधर का दो कैसा होगा? छोटा होगा। आकार की बात करते हैं तो छोटा। कैसा हुआ? छोटा। और ये जो केंद्र वाला है ये एकदम बराबर होगा। और ये लास्ट का दो जो है वो कैसा होगा? बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा। ये बात समझ में आया? एक चीज और जानिए, ये जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। और उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा। इधर की बात हम कर लिए हैं, नीचे दो है, छोटा है, एक बराबर है, एक बड़ा है, वास्तविक है, उल्टा है। किस दर्पण की बात कर रहे हैं हम? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अब एक जो इधर बना है दर्पण के पीछे, किधर बना है? दर्पण के पीछे बना है। ये प्रतिबिंब आखिर कैसा होगा? तो ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, मतलब क्या? आभासी है, काल्पनिक है। आभासी,
आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही चीज है, एक ही नाम है, याद रखिए। और काल्पनिक है और बड़ा होगा, आभासी है और ये बड़ा है, आभासी है और ये बड़ा है। और कैसा है, कैसा होगा, सीधा होगा। इधर उल्टा था ना तो इधर हो जाएगा सीधा। समझ में आया ये बात? दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे आभासी है, सीधा है, बड़ा है। और इधर वाला जो चीज है वो बड़ा है। इधर इधर की बात हम जब करते हैं तो शुरुआत का दो बिंदु जो है वो छोटा है, बीच वाला एकदम बराबर है, लास्ट वाला एकदम बड़ा है। और इधर देखिए उल्टा है और वास्तविक है। ये बात आपको समझ में आया? यही कुछ पोजीशंस हैं अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। यदि आपको समझ में आया तो बेहतर बात है, नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से देखिए, आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा। वीडियो स्किप कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए। अब ये तो हो गई मुख्य बात, हम लोग किस दर्पण की कर रहे थे? हम लोग जो बात कर रहे थे वो अवतल दर्पण की कर रहे थे। अवतल दर्पण में इतना ही प्रतिबिंब बनता है। आपसे पूछ दे, बताइए अवतल दर्पण में कोई वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। कहेगा अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है तो कहाँ बनेगा? तो फोकस और अनंत के बीच बनेगा। कहने का मतलब ऊपर से हम एक स्टेप इधर की ओर जा रहे हैं तो नीचे से एक स्टेप हम इधर की ओर आ रहे हैं। दोनों एकदम एक दूसरे के साथ चल रहा है, छोटा है, बराबर है, बड़ा है। वास्तविक है, उल्टा है। एक इधर उस साइड है दर्पण के पीछे, इसका स्थिति जो है फोकस और ध्रुव के बीच है तो वो कैसा है? आभासी है, बड़ा है और सीधा है। किधर है? दर्पण के पीछे है। ये मुख्य बातें हुई अवतल दर्पण की। इस दर्पण की? अवतल दर्पण की। अब हम जो आपके सामने चर्चा करने वाला है वो सेकंड है, जिसका नाम था उत्तल दर्पण। इसमें ज्यादा नहीं है, मात्र दो स्थितियां, इसको हम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, उत्तल दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण कैसा होगा? उठा हुआ होगा, ऐसा होगा। इसका कलई किधर से होगा? इधर से होगा। इसका कलई किधर से होगा? अंदर से होगा। ठीक है, इसका हम यदि ऐसे करके बताएं आपको थोड़ी देर पहले, जैसे उसने हमने आपको बताया, तो इसका गोला इधर होगा, मतलब केंद्र इधर होगा, इसलिए इसको हमने बनाया। केंद्र इसका इधर है। मान लेते हैं ये सेंटर, दोनों के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं फोकस के, जहां पे काटती है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इधर जो होगा वो अनंत होगा, कहीं पे तो अनंत होगा ही ना। अब देखिए इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें क्या बनने वाला है? प्रतिबिंब बनने वाला है। तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? जब वस्तु अनंत पर होगा, कहाँ होगा? अनंत पर होगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस, ऊपर बना देते हैं, फोकस पर बनेगा। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। एक स्थिति और है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। इसमें भी एक स्टेप इधर गए, एक स्टेप इधर आए। इसका हर प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। किधर बनने वाला है? दर्पण के पीछे बनने वाला है। ये तो हो गया दर्पण के पीछे। अब इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? इसमें स्थितियों की तो हमने चर्चा कर लिया। अनंत पर है तो फोकस से बना, अनंत और ध्रुव के बीच है तो ध्रुव और फोकस के बीच बना। मतलब एक स्टेप हम उधर बढ़े हैं और एक स्टेप हम इधर आए हैं। अब इसके हम पोजीशंस की बात कर लें। इसका प्रत्येक प्रतिबिंब किधर बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। इसमें बना हुआ प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा? काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक। काल्पनिक मतलब आभासी। काल्पनिक मतलब आभासी। कैसा होगा? सीधा होगा और छोटा होगा। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। बस यही थी उत्तल दर्पण की बात। इसमें इतनी ही पोजीशंस है, 1 2 1 2। समझ में आया? अब एक चीज आता है इसमें, तो आपने देखा कि काल्पनिक है, सीधा। एक चीज हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, किस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होगा काल्पनिक की स्थिति में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, एक है काल्पनिक स्थिति में, काल्पनिक मतलब आभासी स्थिति में। काल्पनिक स्थिति हुआ, इधर हम लिख देते हैं अवतल, इधर हम लिख देते हैं उत्तल। स्थिति क्या है? काल्पनिक स्थिति है। उत्तल दर्पण में बड़ा बनेगा कि छोटा? अवतल, बड़का वो अक्षर है मतलब बड़ा बनेगा। अब देखिए उत्तल, उत्तल में कैसा बनेगा? उत्तल में कैसा बनेगा? छोटा अक्षर है मतलब छोटा बनेगा।
कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो अवतल दर्पण में हर हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जब काल्पनिक स्थिति होगा तो उत्तल दर्पण में हर हमेशा छोटा होगा। देखिए यहाँ पे काल्पनिक है ना, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो इसमें छोटा बना है। इससे पहले कुछ देर पहले हमने पढ़ा अवतल, उसमें काल्पनिक स्थिति आई थी इधर, काल्पनिक स्थिति इधर आई थी ना, तो कैसा बना था, वो बड़ा बना था। कैसा बना था, बड़ा। हम काल्पनिक स्थिति को भी, काल्पनिक स्थिति में याद रखेंगे, अवतल दर्पण में बड़का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में छोटका प्रतिबिंब। समझ में आया ना, हाँ समझ में आया। देखिए ये तो हो गई बात। और कल्पना जो होता है ना, वो हर हमेशा सीधा ही होता है। कल्पना हर हमेशा सीधा ही होता है। इसमें देखिए काल्पनिक स्थिति में सीधा प्रतिबिंब है, अवतल दर्पण में भी काल्पनिक स्थिति में सीधा प्रतिबिंब ही था, क्योंकि कल्पना जो हम कुछ करते हैं वो हमेशा सीधा ही करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमको कोई दो जूता मारे, मैंने सोचा है। तो हर हमेशा कल्पना हम अच्छी बातों को करते हैं, सीधा बात सोचते हैं। तो काल्पनिक स्थिति में बना प्रतिबिंब हर हमेशा सीधा ही होता है। समझ में आया ना बात। काल्पनिक स्थिति को हम याद रखेंगे, काल्पनिक स्थिति में हर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण है मतलब बड़का अक्षर है मतलब बड़का बनेगा, और उत्तल दर्पण मतलब छोटका अक्षर है छोटका बनेगा। समझ में आया। तो आज हमने चर्चा किया दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, उनकी स्थितियों के बारे में। हमको विश्वास है कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।